Hello friends, welcome to Chemistry Explosion channel. Here all your concepts will be cleared in easiest way and many tricks to solve problem. Hello friends, today we are going to discuss about types of hydrogen bonding. Before this, we all are discuss about what is hydrogen bonding and strength of hydrogen bonding and extent of hydrogen bonding. But now we discuss about types of hydrogen bonding. Types of hydrogen bonding, classification of the hydrogen bonding on the basis of molecularity or nature and on the basis of bond dissociation energy और bond energy. सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी. On the basis of molecularity, hydrogen bonding divided into two parts, that is intermolecular hydrogen bonding and another one is intramolecular hydrogen bonding. Intermolecular further divided into two parts, that is homo-intermolecular hydrogen bonding. Second one is hetero-intermolecular hydrogen bonding. Another part is on the basis of bond dissociation energy. First one symmetrical hydrogen bonding, second one unsymmetrical hydrogen bonding. Symmetrical hydrogen bonding को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. अब सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसमें जो रिलीज एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन 42 किलोजूल पर मोल होती है और अनसिमेट्रिकल में रिलीज एनर्जी लेस देन आर इक्वल टू 42 किलोजूल पर मोल होती है. ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन डिस्कस करते हैं. अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ either the same or different compounds are known as इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगी और वो मॉलिक्यूल्स आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. जैसे अब इंटरमोलिकुलर में ही बात करते हैं, पहला जो टाइप था वो आपका होमो इंटरमोलिकुलर. होमो मतलब होता है सेम, तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है दैट इज कॉल्ड होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यानी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, जैसे कि H2O और H2O. तो H2O के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज कॉल्ड होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो बॉन्ड देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है. इसी तरह से HF के बीच में बात करते हैं तो HF. तो H और F के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बट कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ये कौन सा बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है. और भी एग्जांपल ले सकते हैं RNH2 यानी कि अमाइन के बीच में RNH2. तो इन दोनों के बीच में जो बन रही है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट कौन सी है, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्यों, ये दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, सेम. अब दूसरा जो टाइप था आपका हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम देखते हैं. ये क्या होता है, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट. अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है दैट इज कॉल्ड द हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, वाटर एंड अल्कोहल. तो ROH दैट इज द अल्कोहल, ROH दैट इज द अल्कोहल, ROH दैट इज द अल्कोहल. तो ये जो ROH ये तो अल्कोहल हो गया. तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप में होती है, होमो में. लेकिन हमने क्या बताया, वाटर एंड अल्कोहल की बात करते हैं. तो वाटर एंड अल्कोहल में देखते हैं, जैसे कि ROH ये क्या हो गया आपका, अल्कोहल हो गया. अब वाटर की बात करते हैं तो वाटर में देखते हैं OH. तो इस तरह से ये बॉन्डिंग जो बन गई, ये जो बॉन्डिंग बनी है वो कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. बट कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हेट्रो, क्योंकि ROH एंड H2O बोथ मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड द हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब पॉइंट बताता हूँ, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको. दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग brings association among molecules due to which physical properties like melting point, boiling point, viscosity, dielectric constant, molecular weight, etc. increases while वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये जो हमने बताई वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती है, जबकि वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है. ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम एप्लीकेशंस पे बात करेंगे जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जेईई मेडिकल और 11th-12th में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या,
intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular, it takes place within the molecules, therefore create discrete within the molecules. यानी discrete इंटरमोलिकुलर में क्या हो रहा था, एसोसिएशन हो रहा था, जबकि इंट्रा में क्या हो रहा था, डिस्क्रीट हो रहा था. हमेशा ध्यान रखिएगा, इंट्रामोलिकुलर जो होता है वो विद इन द मॉलिक्यूल्स फॉर्म होती है, जबकि जो इंटरमोलिकुलर होती है वो क्या होती है, सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, दो या दो से ज़्यादा. तो ये डिफरेंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. आगे पॉइंट, ड्यू टू विच फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीजेस व्हाइल वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. यानी इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब क्या होती है, डिक्रीज. जबकि इंटरमोलिकुलर में क्या हो रही है, वो इंक्रीज होती है. इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, जबकि इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है. ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे. जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपने ऑर्थो, मेटा, पैरा ये पता ही होगा. जैसे कि मान लो ये बेंजीन रिंग है और ये मान लो कोई भी ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये मेटा पोजीशन हो गई, और ये कौन सी हो गई, पैरा पोजीशन. ये पोजीशन कौन सी हो गई, मेटा पोजीशन, और ये पोजीशन कौन सी हो गई, ऑर्थो. यानी ग्रुप के आसपास की जो पोजीशन होती है उसे हम ऑर्थो बोलते हैं. दिस पोजीशन इज मेटा और दिस पोजीशन इज पैरा. तो ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी. तो जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात की, कौन सा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आप देख रहे हैं कि जो OH यानी कि OH है जो एक इससे कनेक्ट हो रहा है O से, तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, इंट्रामोलिकुलर. और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, चिलेशन बॉन्डिंग भी बोलते हैं. चिलेशन क्यों बोलते हैं, चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन. यानी जब रिंग फॉर्म होती है उसी को हम इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं. और विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यानी 5 और 6 मेंबर की रिंग जब बनती है तो उसी को हम इंट्रामोलिकुलर या फिर चिलेशन बॉन्डिंग भी बोलते हैं. ये आपका किसका एग्जांपल हुआ, इंट्रामोलिकुलर यानी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं, कौन सा, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल. ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरो लगा, फ्लोरीन लगा, तो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल. दिस वन इज फिनॉल. तो ये जो बॉन्डिंग बन रही है वो भी कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट कौन सी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आपका सैलिसैल्डिहाइड. ये सैलिसैल्डिहाइड है और इसको हमने इस तरह से अरेंज किया, तो ये कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट कौन सी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी तरह से क्लोरल की बात करते हैं. क्लोरल भी आप देख सकते हैं, ये आपका क्लोरल वाला पार्ट हो गया. ये भी क्या हो रहा है, रिंग फॉर्म हो रही है. देखिए 1 2 3 4, यानी एक रिंग ये बन रही है, दूसरी रिंग ये बन रही है, तो रिंग फॉर्म हो रही है, यानी कि चिलेशन बॉन्डिंग हो रही है. चिलेशन मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्लोरल. और क्लोरल ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें Cl क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से ही ये कंपाउंड क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है. दूसरा एग्जांपल ये है जिसमें आपका ये क्या है, क्लोरो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल. ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. यानी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्लोरीन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, लेकिन दो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वो दो केसेस ये हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशन की, बात करते हैं. तो कंडीशन देखिएगा, कंडीशन फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट अकर्स इन दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव 5 और 6 मेंबर रिंग. तो यानी जब 6 और 5 मेंबर की रिंग बनती है तो उसी को हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर होती है, यानी कि उसी को बोलते हैं. रिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड चिलेशन. बताया था आपको कि जब रिंग बनती है तो उसी को चिलेशन बोलते हैं. ड्यू टू चिलेशन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. चिलेशन होने की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी. क्यों, एंट्रोपी बढ़ जाती है. और एंट्रोपी क्या होती है, दैट इज अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस. ये एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस. यानी कि जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा उतनी डिग्री क्या होगी उसकी, यानी कि रैंडमनेस ज़्यादा होने की वजह से एंट्रोपी ज़्यादा होगी, और एंट्रोपी ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है. तो चिलेशन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी. और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा. उसके बाद एटम दैट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, यानी जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में एटम पार्टिसिपेट करेगा शुड बी कोप्लेनर. यानी वो क्या होना चाहिए, रिंग के साथ साथ कोप्लेनर होना चाहिए विद द रिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि एटम पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड बी कोप्लेनर और नॉट. तो कैसा होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए विद द रिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिमाग में आपको रखना पड़ेगा. दूसरा हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूसेस सॉल्युबिलिटी. क्या करता है,
सॉलिबिलिटी को रिड्यूस करता है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूसेस सॉलिबिलिटी एज इट फॉर्म चिलेट, यानी कि रिंग फॉर्म करता है, एंड डज नॉट रेंडर हाइड्रोजन फ्री फॉर अदर मॉलिक्यूल। तो ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल होता है, तो उसको सॉलिबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि रिंग बन जाती है इस वजह से। जैसे कि एग्जांपल की बात करें सैलिसैल्डिहाइड, इसको यानी कॉमन नाम के रूप में बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड, या फिर हम उसका जो आईपीसी नाम की बात करते हैं तो ऑर्थो, यानी ओ पोजिशन पे OH लगाए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यानी कि ये बेंजीन हो गई, ये CHO यानी कि एल्डिहाइड होता है, इसका मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये आपका कौन सी बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि रिंग बन रही है 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग यहाँ पर फॉर्म हो रही है। विस्कोसिटी, इसी पर क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से विस्कोसिटी की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट मॉलिक्यूल, बताया था आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट भी होती है, डिस्क्रीट भी होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएट मॉलिक्यूल्स टुगेदर दस इंक्रीजिंग विस्कोसिटी, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ेंगे, तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, यानी कि क्या बनेगा, इंक्रीजिंग विस्कोसिटी। जैसे एग्जांपल की बात करें H2O CH3OH CH3O CH3, यानी ROR, यानी ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया। तो यदि हम इस विस्कोसिटी की बात करते हैं तो H2O के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, एसोसिएट होते जाएंगे, तो उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। इसके बाद अल्कोहल और ईथर, ईथर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होती है, जबकि अल्कोहल में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से H2O CH3OH एंड CH3O CH3, तो ये विस्कोसिटी का पार्ट हो गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज़्यादा हुआ, H2। यदि यहीं पे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या, रेट ऑफ एवेपोरेशन, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, जितना बॉन्ड कमजोर होगा आसानी से ब्रेक होकर के वो एवेपोरेट हो जाएगा। तो ये मान लो इसी में ऑर्डर की बात करते हैं रेट ऑफ एवेपोरेशन, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी सबसे ज़्यादा किसका होता है, ईथर का होता है, देन उसके बाद एल्कोहल का, देन उसके बाद वाटर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जेईई और मेडिकल काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो पैरानाइट्रोफिनॉल यानी पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, तो इसलिए ये आपका ये वाला पार्ट क्या होता है, फिनॉल होता है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल, दिस वन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ये आपने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसमें क्या होता है आपका इंटरमोलिकुलर। जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, OH, इधर आपका N डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये बन गया। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल्स N डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स हो गए। बताया था 2 और मोर देन 2, सेम और डिफरेंट के बीच में जो भी बॉन्डिंग बनती है दैट इज कॉल्ड द क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें ये क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है, इसी बॉन्डिंग को क्या नाम देते हैं हम लोग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। कौन सी, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही बताया, देखो पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर या चिलेशन बॉन्डिंग, क्योंकि रिंग फॉर्म होती है। अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं वो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हमारा बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किस में ज़्यादा होगा, मान लो इसको हमने A माना, इसको हमने B माना, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो इंटरमोलिकुलर किसका, पैरानाइट्रोफिनॉल का होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, पैरानाइट्रोफिनॉल का होगा। विस्कोसिटी की बात करें, पैरानाइट्रोफिनॉल का होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, पैरानाइट्रोफिनॉल का होगा। और सॉलिबिलिटी की बात करें तो पैरानाइट्रोफिनॉल का होगा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब मान लो वेपर प्रेशर की बात कर सकता था, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर में बढ़ता है, जबकि इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, घटता है। ये भी आपका जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हम ये भी लिख लेते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, B इज ग्रेटर देन A, यानी कि B में कौन सा बॉन्डिंग आ रही है, B में आपका आ रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यानी कि इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर में हमेशा क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है, जबकि इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, घटता है। तो B इज ग्रेटर देन A। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है आपका अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही हम कभी कभी क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, जबकि अनसिमेट्रिकल को क्या बोलते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सिमेट्रिकल को समझिएगा, जैसे मान लो XHA, तो X और H के बीच में जो डिस्टेंस मान लिया हमने, X1 मान लिया, H और A के बीच में
डिस्टेंस क्या मान ली, x2 मान ली। यदि ये डिस्टेंस दोनों x1 इज सिमिलर टू x2, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती है तो वो कौन सी होती है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो रिलीज एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, 42 किलोजूल पर मोल। अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इसको हम वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। जैसे मान लो XHA, तो इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको x3 मान लिया, इसकी डिस्टेंस मान ली x4। अब इन दोनों में से एक ज़्यादा होगी एक कम होगी। मान लो सपोज हमने कहा x4 की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, x3 से कम हो रही है, सॉरी x4 की बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, x3 से ज़्यादा हो रही है। ये भी ज़्यादा हो सकती है, कोई भी मान लो ये हमने कंडीशन मानी है तो वो कौन सी होगी, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो होती है रिलीज एनर्जी कितनी होगी, लेस देन और इक्वल टू 42 किलोजूल पर मोल। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगा। एक समझते हैं, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने लिया F H और F, ये मान लो ले लिया सिमेट्रिकल के लिए। एक समझते हैं, दूसरा अपने आप समझ में आएगा। मान लो इसको लिया, अब इसको हमने क्या किया, वाइब्रेट कराया। तो वाइब्रेट कराने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा, F माइनस H प्लस और F माइनस। तो ये आपका वाइब्रेशन कराने के बाद ये आपका ये स्टेट आई, इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर दैट क्या बना, यहाँ पे जो बनेगा F H और ये बन जाएगा F, ये बन गया आपका, ठीक है, ये बना। तो अब ये और इन दोनों की बात करें तो अब आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, इन दोनों पे सेम एनर्जी लेवल पे। ये पहला वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, सेम एनर्जी लेवल पे है, सेम एनर्जी लेवल पे। तो इन दोनों का जो रेजोनेंट हाइब्रिड की बात करें, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा, यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें, वो क्या बनेगा, F H F, ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा दोनों के कंबाइन होने से। अब जब ये बन रहा है तो आप देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो सेंटर कितने हो रहे हैं, 1 2 3। इसी को हम क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोल देते हैं। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोल देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं क्या कि अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड था, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आने की वजह से, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्या होगा, नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस वजह से ये इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस इतना दिमाग में रखना कि सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट बराबर होती है, जबकि अनसिमेट्रिकल में क्या होती है, डिस्टेंस कम हो ज़्यादा हो सकती है। एक कम होगा, एक ज़्यादा होगा। रिजोनेंस एनर्जी रिलीज एनर्जी जो होगी वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, 42 किलोजूल पर मोल। इसी को हम लोग स्ट्रांग, इसको वीक भी बोल देते हैं। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले बात करते हैं क्लोरल हाइड्रेट। CCl3 CCl3CHOH का होल ट्वाइस, इसको हमने स्ट्रक्चर बनाया CCl3CHOH का होल ट्वाइस। या तो इस तरह से लिखें, या फिर और क्या करते हैं, यहाँ से H2O हम रिमूव करते हैं। H2O रिमूव करने के बाद CCl3CHO क्लोरल हाइड्रेट की बात करें, इसे हम क्लोरल बोलते हैं, क्लोरल हाइड्रेट दिस वन। अब या तो ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, एग्जाम में कोई भी आ सकते हैं। जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ किया, तो क्या हो रहा है, CCl3CHOH, तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। तो इस 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हो रही है। एक ये बन गई और दूसरी आपकी ये वाली रिंग बन गई। तो ये दोनों रिंग फॉर्म हो रही है। तो कौन सी हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब रिंग फॉर्मेशन, चिलेशन। तो क्लोरल हाइड्रेट एग्जिस्ट होता है किसकी वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेई मेडिकल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ HF एंड F2। HF और F2 को सेपरेट करने की बात करते हैं, किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से कैसे होगा। देखिए, एक मान लो हमने पहले कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने क्या किया, KF को रखा। ये क्या चाहिए, KF। अब इसमें सप्लाई किया क्या, HF और F2 को इसमें डिसॉल्व किया, सप्लाइड किया हमने। अब F2 क्या होगा, आउट हो जाएगा, क्योंकि F2 क्या होता है, KF के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि HF रिएक्ट विद KF। तो जब HF क्या होगा, रिएक्ट विद KF,
तो क्या बना लेगा KHF2, इसको हीट करेंगे KF और HF, क्या मिल जाएगा, वी गेट प्योर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब KF प्लस HF कंबाइन होकर क्या बनाएगा KHF2, इसको हीट कर देंगे तो K प्लस HF2 माइनस, और ये क्या होता है स्टेबल होता है, HF2 माइनस क्या होता है स्टेबल होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी आपने देखा था, जैसे मान लीजिए F माइनस, ये आपका H और इधर F, तो ये क्या बन रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से HF2 माइनस क्या होता है एग्जिस्ट करता है। तो कभी कभी पूछ लेता है KHF2 एग्जिस्ट वाइल KHBr2 नॉट एग्जिस्ट, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, सेपरेटिंग ऑफ HI एंड I2, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड आयोडीन। फिर भाई एक व्हीकल लिया, एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में क्या करते हैं, KI को डिसॉल्व किया, KI रखा हुआ है, KI में HI और I2 को सप्लाई किया। HI क्या होता है नॉट रिएक्ट, यानी कि HI आपका KI से डज नॉट रिएक्ट, बट आयोडीन रिएक्ट विद KI देन फॉर्म KI3। ये क्या होता है स्टेबल कंपाउंड होता है आपका, KI3 जो है स्टेबल कंपाउंड है, उसको हीट किया तो KI प्लस I2, यानी क्या मिलेगा, वी गेट प्योर आयोडीन। अब KI एंड HI डज नॉट हैपन, यानी कि नॉट रिएक्ट, ड्यू टू जो KHI2 बन रहा है, KHI2 बनेगा, वो क्या होता है अनस्टेबल होता है। KHI2 कैसा होता है अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो एक एग्जांपल पूछ सकता है क्वेश्चन बना के क्या, कि KHF2 एग्जिस्ट वाइल KHI2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंपल सा रीजन है, KHF2 एग्जिस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और KHI2 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, जैसे ये कंपाउंड लिया और ये लिया, ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा दिया, यहाँ पे हमने पैरा पोजीशन पे OH लगा दिया, एक को फिक्स कर रखे। तो अब जैसे मान लो इसको कंबाइन करते हैं, इस तरह से कंबाइन किया, और यहाँ पर भी हमने विदिन द मॉलिक्यूल्स, यानी विदिन द मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर, जबकि यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सा हो रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो जैसे ये कंबाइन करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल मास क्या होगा बढ़ेगा, और मॉलिक्यूल मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बढ़ेगा। और आपने पढ़ा था कि इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका ज़्यादा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर का। तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ वो दिमाग में रखना पड़ेगा, जो कि है आपका कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास और साइज। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। दूसरा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस, यानी ब्रांचेस बढ़ेंगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। 15 हाइड्राइड्स वही चीज़, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फिर वही ध्यान रखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस। तो अब बात कर रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स की बात करते हैं। जैसे ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब इनके हाइड्राइड्स की बात करें NH3, PS3, ASH3, SbH3 और BiH3, ये क्या हो गए इनके हाइड्राइड्स हो गए। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जैसे मान लो NH3, PS3, ASH3, SbH3 और BiH3। NH3 में आपने पढ़ा क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें, जबकि PS3, ASH3, SbH3 में, BiH3 में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। इसमें कौन सा होता है बिग वंडरवॉल फोर्स होता है, और वंडरवॉल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा वंडरवॉल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, जो अभी आपने बताया, अभी आपने पढ़ा था। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा NH3 का, किसका होगा NH3 का। देन उसके बाद जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास, इनमें क्या लगाएंगे वंडरवॉल फोर्स लगाएंगे, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा BiH3, देन SbH3, देन ASH3 और PS3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में NH3, SbH3, ASH3 और PS3 ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं,
ऐसा हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिस वजह से क्या होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, BiH3 का, देन SpH3 का, NH3, ASH3 और PS3। ये आपकी वैल्यू भी लिख रही है हमने, ये आपके NCERT बेस पे 295 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है BiH3 का, 256, 240 केल्विन, 211 केल्विन, 186। ये आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, बट आपको क्वेश्चंस कैसे करना है वो दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहली बात करते हैं NH3। अब मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो आपने देखा उसमें कोई ज़्यादा सिंपल था, कुछ भी एक्सेप्शन वगैरह नहीं था, बट हाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NH3 सॉलिड है, उसको हीट किया, क्या हो गया आपका, लिक्विड में पहुंच गया। अब जो लिक्विड होते हैं NH3 में, उसमें एक पार्ट अपने पढ़ा है फिलिपिंग। लिक्विड में क्या होता है, NH3 में फिलिपिंग होती है, वो भी लिक्विड के केस में, सॉलिड में नहीं। अब फिलिपिंग क्या होती है, जैसे मान लो NH3 है, ये लोन पेयर है, ये आपका बॉन्ड है, तो ये क्या होता है, फ्लिप हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड और लोन पेयर का क्या होता है, फ्लिप होने लगता है। जब वो फ्लिप होता है तो उसी को हम बोलते हैं फिलिपिंग। तो इसमें दोनों, और लिक्विड के केस में ही फिलिपिंग होती है। जैसे आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा भी और ब्रेक भी होगा, दैट इज कॉल्ड द फिलिपिंग, या फिर शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड विद लोन पेयर, दैट इज कॉल्ड द फिलिपिंग। तो ड्यू टू फिलिपिंग, यानी ड्यू टू फिलिपिंग इन NH3 इन केस ऑफ लिक्विड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स एंड ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म भी होंगे, ब्रेक भी होंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो NH3 का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखने पड़ेगा कि NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो ये ऐसा नहीं कि जो आपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, JEE वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड। ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली। तो H2O, H2S, H2Se, H2Te, ये आपके हाइड्राइड्स हैं। H2O में आपने पढ़ा था क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि इन तीनों में क्या होता है आपका, वंडर वॉल फोर्स होता है। और वंडर वॉल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा, और वंडर वॉल फोर्स बढ़ रहा है तो यानी कि वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इनमें हम वंडर वॉल फोर्स कंसीडर करेंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, H2O का। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि H2Te, H2Se और H2S, इसमें क्या हो रहा है, वंडरवॉल फोर्स हो रहा है। वंडरवॉल फोर्स किसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, मास के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा मास इसका होगा, डाउन द ग्रुप मास बढ़ रहा है इनका। तो इस वजह से ये ऑर्डर ध्यान रखें, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ना ही बॉइलिंग पॉइंट में ना ही मेल्टिंग पॉइंट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 70 दैट इज HF, HCl, HBr और HI। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो HF होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। HCl, HBr और HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, इसमें क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। HCl, HBr, HI में क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी साइज की बात होती है, साइज ज़्यादा होता है। तो इनमें हम कंसीडर करेंगे वंडरवॉल फोर्स। और वंडरवॉल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि HF का सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है, HF का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद HI, HBr, देन HI, HCl। यहाँ पे क्या होता है कि आपका वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या कंसीडर किया हमने, वंडरवॉल फोर्स और मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से आपका बॉइलिंग पॉइंट लगाया। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में फिर वही एक्सपेक्टेड करते हैं हम क्या कि HF, HI, HBr, HCl का होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखिएगा HF इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जिगजैग पैटर्न होता है। लेकिन जो HF सॉलिड की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किसमें देखते हैं, सॉलिड की बात करेंगे ना। तो HF की बात करें सॉलिड, तो HF सॉलिड में ये इस तरह से ये क्या होता है, जिगजैग पाथ में इनका डायग्राम होता है। अब जिगजैग पाथ में कई सारे होंगे, बहुत सारे, तो इनके बीच में क्या होता है, लेयर्स जो होती हैं, यानी बिटवीन चेन लेयर्स वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, जो लेयर्स के बीच में क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स होता है। इन लेयर्स के बीच में क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स होगा, वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट होता है, जो कि क्या होता है, वीक फोर्स होता है। अब लेयर यहाँ पर इन दोनों की बात करें एकदम, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जो इसे आपने देखा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बिटवीन द लेयर्स वंडरवॉल फोर्स एक्ट है ना। तो अब जो वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स होता है। तो जब हम इसको हिट करेंगे तो आसानी से कौन सा ब्रेक हो सकता है, आसानी से उनके जो लेयर के बीच में जो फोर्स होता है, वंडरवॉल फोर्स, वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो जब आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा, ज़्यादा थोड़ी ना होगा, कम होगा। तो इस वजह से जो एक्चुअल में यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, HI का सबसे ज़्यादा होता है, देन उसके बाद HF,
देन उसके बाद HBr, देन उसके बाद HCl। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ऐसा नहीं सोचना है कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, HI का ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, NH3 और HF। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगाना है। तो उससे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देख चुके हैं। स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा थी, HF की, H2O और NH3 की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। तो H2O में आपने देखा था 4 हो रहे थे, इसमें 2 हो रहे थे, इसमें भी 2 हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। तो H2O, HF और NH3। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, H2O का ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद HF का होगा, देन उसके बाद NH3 का होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में किसका ज़्यादा होगा, H2O का ज़्यादा होगा, देन उसके बाद NH3 और HF में। क्यों, क्योंकि ग्रुप 15 है और ये क्या, ग्रुप 17। तो ग्रुप 15 और 17 में ही एक्सेप्शन आपने देखा था। तो ग्रुप 17 में जो एक्सेप्शन था वो किसमें था, मेल्टिंग पॉइंट में। और जबकि ग्रुप 15 की बात करें तो वहाँ पर भी आपने देखा था एक्सेप्शन की बात करें, ठीक है ना। तो वो ग्रुप 15 और 17 में ही एक्सेप्शन है, बाकी 16 में कोई एक्सेप्शन आपने नहीं देखा। ठीक है, तो H2O, NH3 और HF। अब मान लो नेक्स्ट और एग्जांपल हम बात करते हैं H2, D2 और T2। ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, T2 का ज़्यादा होगा, देन उसके बाद D2, देन उसके बाद किसका, H2 का। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें सेम ऑर्डर रहेगा, लेकिन यदि मान लो एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, T2, D2 और H2 का। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ये आपको दिमाग में रखने का। तो आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ग्रुप 15, 16, 17 का हाइड्राइड। तो जो आपने एक्सेप्शन की बात करें तो ग्रुप 16 में कोई भी एक्सेप्शन नहीं देखा आपने। ग्रुप 16 में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर था वो आपका कोई भी एक्सेप्शन नहीं, सबसे ज़्यादा H2O का, देन उसके बाद H2TE का, देन उसके बाद H2SE का, देन उसके बाद H2S का। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जो दिमाग में रखने वाली चीज़ है वो आपको क्या है, ग्रुप 15 और 17। तो ग्रुप 15 में आपने देखा था किसमें एक्सेप्शन था, वो बॉइलिंग पॉइंट में था, जबकि ग्रुप 17 में किसका था, मेल्टिंग पॉइंट का था। तो ग्रुप 15 में जो देखा था आपने वो ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं, और ग्रुप 17 की बात करें तो हेलोजन फैमिली की बात करें। तो जो ग्रुप 17 में बस कितना ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन था। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा HI का ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा HI का था, उसके बाद HF का, देन उसके बाद HBr का, देन उसके बाद HCl का। इसी तरह से ग्रुप 15 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 15 जो है आपका कौन सा, नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। तो जो नाइट्रोजन फैमिली में जो एक्सेप्शन था वो आपको पता ही है किस में था, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट में था। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका था, SbS3 का था, देन उसके बाद NH3 का था, देन उसके बाद ASH3 का था, देन उसके बाद PS3 का था। अब वो NH3 का क्यों था, जैसे हमने अभी देखा भी था, तो जो NH3 का था वो किसकी वजह से था, वो आपका फिलिपिंग की वजह से था। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा था, ये आपका फिलिपिंग, ड्यू टू फिलिपिंग बोल सकते हैं। तो फिलिपिंग की वजह से नाइट्रोजन में जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका कम हो जाता है। तो 15 ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट और 17 ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट ये एक्सेप्शन रहेंगे, जबकि ग्रुप 16 के हाइड्राइड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर और आइस। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड देखा था पहले आपने, विद इट्स एडजेसेंट H2O मॉलिक्यूल। जैसे मान लो ये H2O मॉलिक्यूल लिया और इस H2O मॉलिक्यूल से, H2O मॉलिक्यूल्स में आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और एक हाइड्रोजन, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन को क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए, लोन पेयर क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए। तो इससे H2O से, इस वाले H2O से क्या ले लिया इन्होंने, हाइड्रोजन, यानी कि ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड और इधर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वही चीज कह रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड विद इट्स एडजेसेंट H2O मॉलिक्यूल्स। तो इसके आसपास जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो आपको दिमाग में रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस में देखिएगा, इस तरह से हम लोगों ने सॉलिड आइस को इस तरह से अरेंज कर लिया है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता रहेगा। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा, केज लाइक स्ट्रक्चर। और केज लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से हमने देखा है, लेकिन ये आपका होता है किस तरह से, हेक्सागन टाइप का होता है, हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे जैसे इसको वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ आइस क्या होता है, बढ़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ आइस जो बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, कम होगी। क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब ये आपको दिमाग में रखने पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर।
डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम ही होती है कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसीलिए क्या होता है कि आइस फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के सरफेस पे क्या होती है, आइस फ्लोट होती रहती है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2 यानी कि आइस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है टेम्परेचर पे, तो वो कितने पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे कि मान लो हमने सॉलिड आइस लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसको हमने हीट करना शुरू किया। जैसे जैसे हीट करेंगे तो जैसे जैसे हीट करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है आइस, और एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है तो बीच में आप देखेंगे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, तो वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो 0 से लेकर के 4 तक, यानी 0 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों, जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे तो जो वॉइड्स आएंगे उसके बीच में, जब वॉइड्स आते हैं उनमें क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाता है उन वॉइड्स में, यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द वॉइड्स जब उसको हीट करेंगे। और जैसे वो एंटर करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है। डेंसिटी इंक्रीज होगी और कहाँ तक इंक्रीज होती रहेगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जैसे जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और जैसे उसके बाद हम यदि हीट करते हैं तो उसके बाद हीट करने पे डेंसिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, यानी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो उसमें रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है, और डेंसिटी क्या होने लगती है, डिक्रीजेस होने लगती है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि उनके बीच में वॉइड्स हो जाते हैं और वॉइड्स में H2 मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब लेकिन क्या होता है कि बनाते भी बॉन्ड फिर ब्रेक होते हैं, लेकिन 4 डिग्री के बाद हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो उससे थर्मल एनर्जी और बढ़ती जाती है, तो जिससे डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्यों, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ड्यू टू दिस आइस फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेई में एक बार पूछा गया था कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि आइस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ध्यान रखना होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, H2O2 और H2O। H2O2 में आपने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही थी, H2O में भी। अब मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा हो रहा है, यदि मान लो मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा H2O2 का होता है, देन उसके बाद H2O का। स्ट्रेंथ की बात करें H2O की ज़्यादा होती है कंपेयर टू H2O2, ये भी आप पढ़ चुके हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें H2O2 में, क्योंकि ये 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें H2O2 का ज़्यादा होता है कंपेयर टू H2O। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा हुआ, H2O2 का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों बनाते हैं सिमिलरली, लेकिन तो H2O2 में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें H2O की ज़्यादा होती है कंपेयर टू H2O2, किसमें, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन, पैरिडीन और पायरोल। इसे हम पायरोल बोलते हैं, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ये क्या हो गया, पायरोल हो गया, और ये आपका पैरिडीन हो गया, और ये आपका सिंपल है C6H6 बेंजीन। तो बेंजीन लिया, पैरिडीन लिया और पायरोल लिया, A B C मान लिया हमने। अब एग्जांपल्स में क्या क्या पूछ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्योर, पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, इसमें बेंजीन आपका प्योर स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, और पैरिडीन ये भी आपका प्योर स्टेट में नहीं बनाएगा। और पायरोल की बात करें, पायरोल आपका प्योर स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर की बात करें, बेंजीन नहीं बनाता है और पैरिडीन बना लेगा। क्यों, उसे लॉन पेयर के साथ साथ क्या चाहिए, उसके हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन को क्या चाहिए, लॉन पेयर चाहिए। तो इस वजह से ये आपका H2O में तो बनाता है लेकिन प्योर स्टेट में नहीं बनाता है। दूसरा हम बात करें पायरोल की बात करें, तो पायरोल आपका प्योर स्टेट में भी और हाइड्रोजन H2O में भी, दोनों मीडियम में बना लेता है। नेक्स्ट हम उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट किस में ज़्यादा होगा, पायरोल में ज़्यादा होगा, देन उसके बाद पैरिडीन में होगा, देन उसके बाद बेंजीन में होगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें सबसे ज़्यादा फिर CBA, यानी C मतलब पायरोल, देन उसके बाद पैरिडीन, देन उसके बाद बेंजीन। विस्कोसिटी भी सेम ऑर्डर होगा, पायरोल, पैरिडीन और बेंजीन। वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर आपका सबसे ज़्यादा किस में होगा, बेंजीन में होगा, देन उसके बाद पैरिडीन में होगा, देन उसके बाद पायरोल में होगा। ये सब एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, C2H5OH यानी इथेनॉल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, ABC। तो इसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले भी आपने डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चंस।
तो CBA यानी कि ग्लिसरॉल, देन उसके बाद ग्लाइकॉल, देन उसके बाद इथेनॉल। एक्सटेंड मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट CBA यानी ग्लिसरॉल, देन उसके बाद ग्लाइकॉल, देन उसके बाद इथेनॉल। विस्कोसिटी की बात करें CBA ऑर्डर रहेगा। सॉल्युबिलिटी इन H2O की बात करें, ये भी आपका CBA यानी कि ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, देन इथेनॉल। वेपर प्रेशर की बात करेंगे, जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ABC, ठीक है। ए मतलब इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड। मैलिक एसिड का फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है, C++ CH COOH CH COOH। तो ये मैलिक और ये फ्यूमरिक एसिड। तो जो मैलिक एसिड होता है वो कौन सा होता है, सिस फॉर्म होती है, और ये कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होने की वजह से उनका आइसोमर्स अलग अलग, एक सिस आइसोमर है, एक आपका ट्रांस है। तो सिस वाले को मैलिक एसिड बोलते हैं, ट्रांस वाले को हम फ्यूमरिक एसिड बोलते हैं। तो जैसे हमने मैलिक एसिड के फॉर्मूला ये लिया, और इसमें आपने देखा ये जो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो इसे हमने Ka1 मान लिया। इधर हमने इसी तरह से कौन सा लिया, फ्यूमरिक एसिड लिया। फ्यूमरिक एसिड आपका ट्रांसफॉर्म है, ये देख रहे हैं आप, दिस वन ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। अपोजिट साइड में सेम ग्रुप होंगे डबल बॉन्ड के तो ट्रांस होता है, सेम साइड में होंगे तो क्या होगा, सिस होगा। तो अब इसको हमने Ka1 माना। तो अब क्या करना है कि इस यानी ये H हमें क्या करना है, हटाना है, ठीक है, इस वाले H को हटाना है। तो जब H हटाया तो इसको यहाँ से हमने, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख ही रहे, इस तरह से मान लो ये H हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस चला जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और ये क्या होगा, रेजोनेंस में आ जाएगा ये इस तरह से। तो या फिर इस तरह से हम बात करते हैं, ये आपका यहाँ पर लॉन पेयर रहेगा, ये आपका डबल बॉन्ड में पहुँच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से नेगेटिव पहुँच जाएगा। तो ये आपका पॉइंट बना यहाँ पर H और दिस वन, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ से ये H+ हटा करके ये बना लिया। तो अब Ka1 और Ka1 अब इसके बाद सेकंड में हम बात करते हैं, यहाँ से फिर हमने इस H+ को हटाया, H+ हटाएंगे, और इधर से हम इस वाले H+ को हटाएंगे तो Ka2 इधर आ जाएगा, और ये आपका Ka2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से बन गया। अब कंपैरिजन की बात करता है, Ka1 और Ka1 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन नहीं, Ka2 और Ka2 में। तो अब क्या होगा, Ka1 की बात करें, यानी कि Ka1 और Ka1 में कौन सा ज़्यादा होगा, Ka1 की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू Ka1, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, यानी कि आपका ये रेजोनेंस भी हो रहा है और ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो रेजोनेंस एंड सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से ये क्या हो गया, इसका जो कंजुगेट बना, ये कंजुगेट क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ज़्यादा स्टेबल हो गया तो सिंपल सी बात है Ka की वैल्यू भी ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, Ka2 और Ka2 की बात करते हैं। तो अब इसमें हमने इस वाला हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, इसे हटाना है। तो जब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हटाना आसान है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी Ka2 इज ग्रेटर देन Ka2। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 KHBr2 KHI2 डज नॉट एग्जिस्ट, वाई। तो सिंपल सा लॉजिक अभी आपने डिस्कस भी किया था कि इसमें KHF2 में क्या होता है, HF2- यानी कि इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है K+ और HF2-। तो HF2 स्टेबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो KHF2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, जबकि KHCl2 KHBr2 और KHI2 में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट एक और पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, कभी कभी पूछ सकता है, वुड स्टिक जो लकड़ी की स्टिक्स होती हैं आर यूज टू होल्ड आइसक्रीम। आइसक्रीम आप लोगों ने खाई होगी तो उसमें जो स्टिक लगी होती है वो लकड़ी की ही लगी होती है, कभी प्लास्टिक वगैरह की आपने नहीं देखी होगी। ऐसा क्यों कि वुड स्टिक जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, मेड ऑफ सेलुलोज विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद आइस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं आइस के साथ, इसीलिए वुड स्टिक जो आइसक्रीम में वुड स्टिक लगी होती है वो इसी वजह से लगी होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद आइस। नहीं तो प्लास्टिक वगैरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, वो आसानी से पकड़ के क्या होगा, जैसे ही आप लेंगे वो मेल्ट होकर नीचे गिर जाएगी, आप खा ही नहीं पाएंगे। तो वुड स्टिक सेलुलोज की बनी होती है जो कि ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद आइस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऑर्डर और कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट CH3OH C2H5OH C3H7OH। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट C3H OH का सबसे ज़्यादा हुआ, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
बढ़ेगा। दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं CH3 CH2 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 OH। अब इसमें हम बात करें यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इस पर भी हम बहुत बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, किसका ज़्यादा होना चाहिए बताइए सभी में, जबकि देखा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है। तो फिर अब क्या रहेगा, ब्रांचिंग की बात करेगा, तो ब्रांचिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है, तो मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। किसकी वजह से, यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, ब्रांचिंग, यानी किसकी वजह से, यानी कौन सा डोमिनेट फैक्टर हो रहा है यहाँ पर, ब्रांचिंग, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, सेम हो गया। CH3 CH2 CH3 CH3 O CH3 CH3 CH2 OH। अब इन दोनों में, तीनों में बात करें, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, H बॉन्डिंग हो रही है, यानी इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि ये कैसा है, पोलर है, और जबकि ये कैसा है, नॉन पोलर। ठीक है, ये नॉन पोलर है, जबकि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगी, इसमें हो जाएगी। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें, तो देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी देख लेते हैं हम। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इन्हीं एग्जांपल्स के लिए हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें, पहले में बात करते हैं तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, CH3OH ग्रेटर देन C2H5OH ग्रेटर देन C3H7OH। ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर पहले एग्जाम्पल का ऑर्डर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ तो आपने देखा मॉलिक्यूलर वेट है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि CH3 C2H5 C3H7 ये क्या चीज़ है, R ग्रुप है, यानी कि एल्काइल ग्रुप। तो ये क्या हो रहे हैं आपके, हाइड्रोफोबिक। तो ये कैसे ग्रुप है, ये आपके, ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोफोबिक ग्रुप हैं। ये कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। और हाइड्रोफोबिक क्या करते हैं, ये क्या करते हैं ग्रुप, डिक्रीजेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो बनाने की टेंडेंसी होती है उसको क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। तो हाइड्रोफोबिक जितना ज़्यादा ग्रुप होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यानी कि वाटर के साथ जो अट्रैक्शन होगा उसे क्या कर देगा, कम कर देगा। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट, यानी वाटर हीटिंग। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, CH3OH का। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जो दूसरा वाला लिया था उसमें हम बात करें तो उसमें क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी 1 डिग्री की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से थर्ड जो एग्जाम्पल लिया था हमने उसमें भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, सेम ऑर्डर आएगा वहाँ पर, CH3 CH2 CH3 देन CH3O CH3 देन CH3 CH2OH। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा हो रही है, ये पोलर है और ये आपका नॉन पोलर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर के साथ ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा, ज़्यादा बॉन्ड बना लेगा, तो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। और ये पोलर है तो थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा, जी ये नॉन पोलर है तो आपको लैग डिजोल्व, लैग का फंडा पता है, यानी पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, HCOOH CH3COOH और CH3CH2COOH, यानी एसिड की बात करते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है। तो बॉइलिंग पॉइंट में किस, मान लो इसे हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया, इसको हमने C मान लिया, तो ABC में हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रुप तो सेम है, एसिड है, तो यहाँ पर सबसे कम जो होगा A का होगा, देन उसके बाद B का होगा, देन उसके बाद C का होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। अब सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो जाएगा, ये आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक ग्रुप की बात करेगा। तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप जितना ज़्यादा होगा तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने कम देता है। तो इस वजह से A का क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन एसिटिक एसिड एंड क्या चाहिए, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड के केस में ये स्ट्रक्चर बना लिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं, यदि हम इसको CH3COOH को डिज़ोल्व करते हैं किसमें, यानी डिज़ोल्व इन पोलर, दैट इज H2O। H2 क्या है, पोलर है, यानी पोलर सॉल्वेंट में इसको डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि H2O में, तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जितने भी होंगे, यानी ब्रेक ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक ऑल द H बॉन्ड, यानी कि जो जैसे ब्रेक करेंगे, जिसको मिक्स करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और जब ब्रेक हो जाएंगे तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एज मोनोमर। किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, मोनोमर की तरह से ये एग्जिस्ट करेगा। किस केस में, जब इसे हम पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में डिसॉल्व करेंगे।
अब मान लो इसको मैंने हीट किया, जब इसको हीट करेंगे तो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, वो डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, पहले भी पढ़ चुके। CH3 C डबल बॉन्ड O OH CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर देगा। अब मान लो इसी चीज़ को, एसिटिक एसिड को हमने क्या किया, डिजोल्व किया बेंजीन में, इन बेंजीन। बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर है, बेंजीन और नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अब बेंजीन क्या होगा, बेंजीन किसके साथ अटैक करेगा, इस CH3 के साथ करेगा, ना कि OH के साथ करेगा। तो जब ये जाएगा तो कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। तो इसका तो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ये डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब इसे नॉन पोलर में डिसॉल्व करते हैं तो डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब ये पोलर में डिसॉल्व करते हैं तो एग्जिस्ट किस तरह से करता है, ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब हीट करते हैं तो यानी सॉलिड फॉर्म में, तो ये आपका डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग एप्लीकेशंस पर ही, जैसे CH3 NH2 CH3 CH2 NH2 C3H7 NH2। मान लो ये एग्जाम्पल लिया, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B माना और इसको C माना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात करें तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, A, B और C। सबसे ज़्यादा किसका होगा, C का ज़्यादा होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, यानी सबसे ज़्यादा C का ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा इस वजह से, क्योंकि बाकी तो सभी NH2 है, सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, यहीं पे एग्जाम्पल पूछ सकता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अब सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, A में ज़्यादा हो रहा है, क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है, ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप क्या है, हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक जो होते हैं, हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो होते हैं, हाइड्रोफोबिक ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीजेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देते हैं, वो डिक्रीज कर देते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाती है, सिंपल सी बात है क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, दूसरे एग्जांपल में CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 NH CH3, नेक्स्ट है CH3 N CH3 और CH3। तो ये आपका 3 डिग्री अमाइन हो गया, ये आपका 2 डिग्री अमाइन हो गया, और दिस वन 1 डिग्री अमाइन हो गया। तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका, वही सेम, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, यानी कि इसको हमने A माना, इसको हमने B माना, इसको C माना। तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग, ड्यू टू ब्रांचिंग। कौन से कंसेप्ट से लगाएंगे, ब्रांचिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रांचिंग ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से लोन पेयर आसानी से नहीं दे पाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग कम हो रही है, तो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड दे करके आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। दूसरा सॉल्युबिलिटी भी पूछ सकता है, यहाँ पर मान लो सॉल्युबिलिटी की यदि हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, सॉल्युबिलिटी यदि हम देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सेम वही A, B और C, ये आपका सॉल्युबिलिटी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक ग्रुप ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा है और सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक ग्रुप है तो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो CH3, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं क्या चीज़, CH3OH और CH3 NH2। मान लो एक हमने एल्कोहल लिया, एक क्या लिया, अमाइन लिया, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने क्या माना, B मान लिया। अब A और B मानने के बाद क्या करते हैं, अब इनमें भी हम वही बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, A ग्रेटर देन B हो जाएगा, ठीक है ना, A ग्रेटर देन B। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अब सॉल्युबिलिटी की भी बात कर सकता है, सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं तो क्या होगा, A लेस देन B। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, N और O की यदि हम बात करें
तो जो डोनर कैपेसिटी है, डोनर एबिलिटी है जो, वो किसकी ज़्यादा हो जाएगी, यानी डोनर एबिलिटी जो ज़्यादा होगी वो किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो जो इंट्रैक्शन होगा किसके साथ, वाटर के साथ, देयरफॉर इंट्रैक्शन ऑफ CH3NH2 क्या हो जाएगा, इज गुड विद वाटर, यानी वाटर के साथ क्या होगा, आसानी से इंट्रैक्शन हो जाएगा। तो इंट्रैक्शन हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये लिया हमने। अब इस एग्जांपल में हमसे पूछा जा रहा है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या पूछी जा रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब मान लो इस एग्जांपल में हमें बताना है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ मान लो सपोज हमने इसे ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया और ये क्या मान लिया, डी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हमें लगानी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, सबसे ज़्यादा जो हो जाएगी वो डी, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद बी, देन उसके बाद ए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर हो रही है। ये इसमें सभी में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, वीक हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन जितना आसानी से निकल जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी अच्छी हो जाएगी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, सबसे अच्छी डी की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड, देन उसके बाद इसी एसिड में हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, देन उसके बाद COOH, एक और OH लगा दिया। इस तरह से यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो किसकी ज़्यादा हो रही है, इसकी ज़्यादा हो रही है एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिएगा। सबसे पहले मान लो हमने ये बताया, तो आपको याद होना चाहिए क्या जी, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। यानी जितना ज़्यादा कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। Please comment your chemistry doubt to get it solved. Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.